अब हम आवर्ती गुण का ही एक अगला पद देखते हैं, ऋण विद्युता या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। यह एक ऐसा गुण है जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किसी भी अणु में जब दो परमाणु आपस में सहसंयोजक बंध से जुड़े हैं, यदि उन दोनों परमाणुओं के ऋण विद्युता में अंतर होगा, यानी एक का कम होगा और एक का अधिक होगा, और वे आपस में एकल बंध द्वारा सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए हैं, तो उनमें इलेक्ट्रॉन को के जो पेयर हैं उसको अपनी तरफ खींचने की प्रवृत्ति जिस परमाणु की अधिक होगी वह अधिक ऋण विद्युती कहलाएगा। यदि हम उदाहरण लें कि HCl, यदि हम एग्जाम्पल लेते हैं तो H धन विद्युती है जबकि Cl ऋण विद्युती है, और ये दोनों आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो जो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब H और Cl के मध्य, तो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को Cl अपनी ओर खींचता है, तो Cl की ऋण विद्युता का मान अधिक है। यही कारण है कि Cl उस साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। तो हम ऋण विद्युता को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी अणु में जब दो परमाणु आपस में एकल बंध से जुड़े हुए हैं तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं, साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो प्रवृत्ति है वह कहलाती है ऋण विद्युता या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इसकी कोई इकाई नहीं होती है, यह एक प्रवृत्ति है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की। समय समय पर वैज्ञानिकों ने दो परमाणुओं के ऋण विद्युता के अंतर को, कि किसका अधिक होगा और किसका कम होगा, इसको जानने के लिए अलग अलग पैमाना विकसित किया। इसमें है कुछ प्रमुख, पॉलिंग स्केल, मुलिकन स्केल। तो इसमें से पॉलिंग स्केल जो है वो सबसे ज़्यादा प्रचलित है। पॉलिंग ने दो परमाणुओं की जो ऋण विद्युता है उसके अंतर को जानने के लिए कि किसका अधिक है और किसका कम है, एक स्केल दिया। उस स्केल को कहते हैं पॉलिंग स्केल। तो पॉलिंग स्केल के का जो फॉर्मूला अगर हम देखें तो इसको जब ऋण विद्युता को इन्होंने दर्शाया तो काई से दर्शाया। पॉलिंग द्वारा जो फॉर्मूला दिया गया पॉलिंग स्केल के लिए वह फॉर्मूला है काई ए बी, यानी ए और बी। ये यहाँ पर जो काई ए है वह ए के लिए ऋण विद्युता और काई बी जो है वो बी के लिए ऋण विद्युता हो गई। तो काई ए माइनस काई बी इक्वल टू 0.208 अंडर रूट ई ए बी माइनस अंडर रूट ई ए इंटू ई बी बी। अब यहाँ पर ई ए क्या है या ई बी बी क्या है, तो ई ए मतलब ए परमाणु की जो बंध ऊर्जा हो गई, ई बी 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 परमाणु के लिए बंध ऊर्जा हो गई, और ई ए बी दोनों परमाणुओं से जो बंध बना यानी जो अणु बना ई ए बी उसकी बंध ऊर्जा हो गई। जब हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या ऋण विद्युता के बारे में पढ़ेंगे तो उसके आधार पर हम उसके विभिन्न प्रकार के जो गुण हैं उसको भी समझ सकते हैं, या उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसको हम अब देखते हैं कि कौन कौन से कारक हैं जो ऋण विद्युता को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला कारक यहाँ भी परमाणु आकार। परमाणु आकार और ऋण विद्युता के मध्य भी व्युत्क्रमानुपाती संबंध होगा। आप समझ ही गए होंगे कि वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु आकार बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होगी वह कम हो जाएगी। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, आकार बढ़ने पर ऋण विद्युता का मान कम हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं तो ऋण विद्युता का मान बढ़ेगा, क्योंकि आकार कम हो रहा है। चाहे हम परमाणुविक त्रिज्या लें चाहे हम आयनिक त्रिज्या लें, दोनों ही घटता है, तो ऋण विद्युता का मान यहाँ पर बढ़ेगा। क्योंकि आकार घट रहा है तो इलेक्ट्रॉन को लेने की जो प्रवृत्ति है वो यहाँ पर बढ़ेगी। दूसरा है प्रभावित करने वाला कारक प्रभावी नाभिकीय आवेश। जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो भी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, आवर्त में हम बाएं से दाएं जाते हैं तो भी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि वर्ग में कोशों की संख्या भी बढ़ती है,
तो कोशों की संख्या बढ़ने पर आकार बढ़ता है, नाभिक का आकर्षण कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति यहाँ पर कम हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर आवर्त में नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है तो आकार भी घटता है, तो यहाँ पर ऋण विद्युतता का मान बढ़ता जाएगा। यदि हम अगले पॉइंट में देखें, यदि आयनों को देखें, धन आयन और ऋण आयन को कंपेयर करें, तो हमने पहले ही देखा कि एक संगत परमाणु और उसका जो धनायन होगा उसमें से त्रिज्या किसकी कम होगी, जो धनायन है उसकी त्रिज्या कम होगी। तो धनायन की त्रिज्या कम है यानी उसकी ऋण विद्युतता का मान अधिक होगा। त्रिज्या कम है, आकर्षण बल अधिक है, तो वहाँ पर जो नाभिकीय आकर्षण बल के अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन को लेने की प्रवृत्ति उसकी अधिक हो जाएगी। तो यहाँ हम लिथियम और लिथियम प्लस को कंपेयर कर लेते हैं। लिथियम के लिए ऋण विद्युतता का मान है 1 और लिथियम प्लस के लिए है 2.5। तो यहाँ लिथियम प्लस का आकार छोटा है, इसलिए इसकी ऋण विद्युतता का मान अधिक है। वहीं दूसरी ओर यदि हम ऋण आयन को कंपेयर करें, ऋण आयन में हम लेते हैं फ्लोरीन और फ्लोराइड। तो फ्लोरीन के लिए ऋण विद्युतता का मान है 4 और F- यानी फ्लोराइड के लिए ऋण विद्युतता का मान है 0.78। तो फ्लोराइड आयन बड़ा होता है फ्लोरीन की तुलना में। जब आकार बढ़ गया तो नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच का जो आकर्षण बल है वह घट गया, तो इलेक्ट्रॉन को लेने की प्रवृत्ति भी कम हो गई। तो ऋण आयन के लिए ऋण विद्युतता का मान कम होगा और धन आयन के लिए ऋण विद्युतता का मान अधिक होगा। अब हम संकरण को देखते हैं। अगला पॉइंट है संकरण, कि संकरण किस प्रकार से ऋण विद्युतता को प्रभावित करता है। तो किसी भी परमाणु में जब संकरण होता है तो उसमें S कक्षक का योगदान जिस संकरण में सबसे ज़्यादा होगा उसके लिए ऋण विद्युतता का मान भी अधिक होगा। तो यहाँ पर जो S कक्षक है वह नाभिक के उतना ही करीब होता है। अगर हम sp संकरण को देखें तो उसमें S कैरेक्टर या S कक्षक का योगदान सबसे ज़्यादा है sp2 की तुलना में, फिर sp3 की उससे कम होती है। सबसे ज़्यादा जो S कैरेक्टर है वो sp में होगा तो उसकी ऋण विद्युतता का मान अधिक होगा, उससे कम sp2 में और सबसे कम जो S कैरेक्टर है वो sp3 में। तो जिसमें S कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा उस कक्षक के लिए ऋण विद्युतता का मान भी अधिक होगा। अब हम ऋण विद्युतता को कंपेयर करते हैं मान के आधार पर, कि आवर्त और वर्ग में देख लेते हैं कि पॉलिंग स्केल के आधार पर जो ऋण विद्युतता के मान दिए हुए हैं उसको भी हम कंपेयर करेंगे। वर्ग में यदि हम ऊपर से नीचे आते हैं, यदि हम दोनों परिवार को देखें, क्षार धातु एवं 17वां ग्रुप यानी हैलोजन परिवार, दोनों ही स्थिति में हम देख रहे हैं कि क्षार धातु में भी ऊपर से नीचे आते हैं तो पॉलिंग स्केल के आधार पर जो ऋण विद्युतता का मान है वह घटता जा रहा है क्योंकि आकार बढ़ता है। 17वें ग्रुप यानी हैलोजन में भी हम देख रहे हैं कि आकार वर्ग में बढ़ेगा, तो इसमें भी पॉलिंग स्केल के आधार पर ली गई जो ऋण विद्युतता का मान है वह भी घटेगी। वहीं दूसरी ओर यदि हम आवर्त को कंपेयर करें, हम दूसरे आवर्त की बात करते हैं, दूसरे आवर्त यानी लिथियम के आगे बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस फैमिली को यदि हम देखें तो आकार घट रहा है, इलेक्ट्रॉन को लेने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ेगी, तो ऋण विद्युतता का मान भी बढ़ेगा। अगर हम पॉलिंग स्केल में देखें तो बेरिलियम के लिए 1.5 है, कार्बन के लिए 2.5 और फ्लोरीन के लिए 4। तो इस आधार पे भी हम देख रहे हैं कि फ्लोरीन की ऋण विद्युतता का मान सबसे ज़्यादा है क्योंकि फ्लोरीन का आकार सबसे छोटा होता है। आइए अब हम जानें कि विद्युत ऋणात्मकता का तत्वों के रासायनिक गुणों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। पहला, किसी यौगिक का आयनिक गुण। दो परमाणुओं के विद्युत ऋणात्मकता में जितना अधिक अंतर होगा, सहसंयोजक बंध की ध्रुवता तथा आयनिक गुण उतना ही अधिक होता है। यदि विद्युत ऋणात्मकता में अंतर 1.7 है तो AB में 50% आयनिक गुण होगा। 1.7 से अधिक अंतर है तो अणु आयनिक होगा और 1.7 से कम होने पर अणु सहसंयोजी होगा। काई A काई B का अंतर 0 या काई A बराबर काई B है तो बंध अध्रुवी होगा। दूसरा, यदि काई A और काई B बराबर नहीं है
अर्थात उनका अंतर 1.7 है तो बंध 50% आयनिक होगा। तीसरा, काई ए एवं काई बी का अंतर 1.7 से अधिक होने पर यौगिक अधिक आयनिक होता है। जैसे सोडियम की विद्युत ऋणात्मकता 0.9 है एवं क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता 3 है। इनके विद्युत ऋणात्मकता में अंतर का मान 2.1 है, अतः सोडियम क्लोराइड आयनिक यौगिक होगा। दूसरा अनुप्रयोग है बंध लंबाई। जिन परमाणुओं के मध्य विद्युत ऋणात्मकता का अंतर जितना अधिक होता है, उनकी बंध लंबाई दोनों परमाणुओं के सहसंयोजक त्रिज्या के योग से कम होती है। तीसरा, बंध ध्रुवता। दो तत्वों के मध्य विद्युत ऋणात्मकता के अंतर से बंध ध्रुवता भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यदि विद्युत ऋणात्मकता में अंतर 0.00 से 0.40 है तो बंध सहसंयोजक होगा एवं उसकी प्रकृति अध्रुवीय होगी। उदाहरण HH। दूसरा, 0.41 एवं 1 के बीच यदि विद्युत ऋणात्मकता का अंतर है तो बंध सहसंयोजक होगा एवं प्रकृति आंशिक ध्रुवीय होगी। यदि विद्युत ऋणात्मकता में अंतर 1.01 से 2.00 है तो बंध का प्रकार सहसंयोजक होगा एवं यह अत्यधिक ध्रुवीय होता है। यदि विद्युत ऋणात्मकता में अंतर 2.01 या इससे अधिक होगी तो बंध का प्रकार आयनिक होगा और प्रकृति आयनिक होगी। उदाहरण सोडियम क्लोराइड। बंध का स्थायित्व। दो परमाणुओं जैसे A एवं B के बीच विद्युत ऋणात्मकता में अंतर जितना अधिक होगा, AB बंध की शक्ति उतनी ही अधिक होगी एवं स्थायित्व भी अधिक होगा। जैसे HF, HCl, HBr, HI की ऋण विद्युतता का मान क्रमशः 1.9, 0.9, 0.7, 0.4 है तो सबसे अधिक स्थायित्व HF की होती है क्योंकि इसमें विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 1.9 है। धातु और अधातु गुण। विद्युत ऋणात्मकता का अधिक मान अधातु गुण को एवं विद्युत ऋणात्मकता का मान कम है तो तत्व धातु होगा। धातु ऑक्साइडों की प्रकृति। विद्युत ऋणात्मकता के बढ़ने पर ऑक्साइड के अम्लीय गुण बढ़ते हैं। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक आवर्त में बढ़ता है, विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ती है। विद्युत ऋणात्मकता में अंतर कम होने लगता है तो अम्लीय गुण भी बढ़ने लगता है। आइए अब हम इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता तथा विद्युत ऋणात्मकता में अंतर को जानें। पहला, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी एक परिमाणात्मक मान है एवं उस ऊर्जा को व्यक्त करती है जो एक विलगित गैसीय परमाणु के अंतिम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराने पर मुक्त होती है, जबकि विद्युत ऋणात्मकता सहसंयोजी बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म को परमाणु द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति होती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी विलगित अणु का गुण है, जबकि विद्युत ऋणात्मकता बंधित अणु का गुण है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु या किलो जूल प्रति मोल में मापा जाता है, जबकि विद्युत ऋणात्मकता का कोई मात्रक नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान किसी भी समूह या वर्ग या आवर्त में क्रम से परिवर्तित नहीं होता, जबकि विद्युत ऋणात्मकता का मान आवर्त या समूह में क्रम से परिवर्तित होता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान यथार्थ होता है, जबकि विद्युत ऋणात्मकता का मान तुलनात्मक है
आबंध एवं संकरण की परिस्थिति पर यह निर्भर करता है। अब हम देखते हैं कि आवर्त सारणी में संयोजकता में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। संयोजकता यानी वैलेंसी। जब हम किसी परमाणु में देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है या इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, तो यह सब वह परमाणु अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए करता है कि वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या त्यागेगा या फिर साझेदारी करेगा। अगर हम देखें संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो किसी भी परमाणु के जो बाह्यतम कोश में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वह उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। संयोजकता को यदि हम कंपेयर करें पूरे आवर्त सारणी में देखें तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के लिए संयोजकता किस प्रकार निर्धारित होगी। एस ब्लॉक के लिए यानी प्रथम समूह और द्वितीय समूह जो इसके बाह्यतम कोश यानी संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे अगर हम क्षार धातु में देखें तो 1 और क्षारीय मृदा धातु में देखें तो बाह्यतम कोश में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन 2, तो इसके लिए संयोजकता होगी 2। वहीं हम पी ब्लॉक में यदि जाते हैं 13वें समूह में, तो 13वें समूह में हम देखते हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 3, संयोजकता भी इसकी होगी 3। जब हम कार्बन फैमिली में जाते हैं 14 ग्रुप में, उसके बाह्यतम कोश में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन 4, यहाँ साझेदारी की प्रवृत्ति है, तो यहाँ पर संयोजकता भी हो गई 4। लेकिन अब जैसे जैसे ग्रुप बढ़ता है 15, 16, 17, तो इस आधार पर हम देखेंगे कि 15वें समूह में बाह्यतम कोश में या संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 5। जब इसकी संयोजकता को देखते हैं तो ये 3 भी है और 5 भी है। 3 इसलिए है क्योंकि बाह्यतम कोश में इसमें 5 है, तो जब यह 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, तो उस स्थिति में इसकी संयोजकता हो जाएगी 3। और यदि हम इसमें देखें कि पांचों इलेक्ट्रॉन यदि बंध बनाने में भाग लेते हैं तो भी इसकी संयोजकता होगी 5। 16 ग्रुप यानी ऑक्सीजन फैमिली में यदि देखें तो इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है 6, तो ऑक्सीजन में 6 अष्टक पूर्ण करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ये हो जाएगा 8, तो इसकी जो संयोजकता है वह 2 भी होगी और समय पर अगर यौगिक बनाते हैं तो 6 भी हो सकती है। 17 ग्रुप जिसमें बाह्यतम कोश में 7 है इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन लेकर तुरंत ही अष्टक बनाने की प्रवृत्ति है, तो इसमें संयोजकता अगर हम देखें तो 1 भी हो सकता है और बंध बनाने के आधार पर 7 भी हो सकता है। इसी प्रकार यदि हम 18 ग्रुप में देखें तो 18 ग्रुप में बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की या इलेक्ट्रॉन देने की या साझा करने की प्रवृत्ति नहीं होगी, तो उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है परंतु संयोजकता इसकी 0 है। जब हम आवर्त में देखें तो संयोजकता का मान पहले बढ़ रहा है, उसके बाद धीरे धीरे घटता जाता है, मतलब 1 से लेकर 4 तक बढ़ता है, फिर धीरे धीरे 3, 2, 1 और फिर लास्ट में 0। जब हम समूह में देखेंगे संयोजकता, तो समूह में संयोजकता देखने पर यह होता है कि उसके बाह्यतम कोश या संयोजी कोश में जो इलेक्ट्रॉन है वही उसकी संयोजकता होती है, तो समूह में हम देखेंगे तो वह संयोजकता के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल में यदि हम लिथियम हाइड्राइड लें या लिथियम क्लोराइड लें तो यहाँ पर जो संयोजकता होगी वो लिथियम की 1 ही होगी। अगर हम सोडियम हाइड्राइड या सोडियम ऑक्साइड की तुलना करें तो यहाँ भी सोडियम के जो संयोजकता होगी वो +1 होगी। अब हम डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की संयोजकता के बारे में देखते हैं, तो डी ब्लॉक में जो बाह्यतम कोश है वह NS के साथ साथ N-1 D और उसी तरह से F में NS के साथ साथ N-1 D, N-2 F ये भी होते हैं। तो यहाँ पर जो संयोजकता होती है वह परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं, मतलब एक से अधिक संयोजकता दर्शा सकते हैं, एक ही तत्व एक से अधिक प्रकार की संयोजकता दर्शा सकते हैं। यदि हम कॉपर +1 लें तो क्यूप्रस, कॉपर 2+ लें तो क्यूप्रिक, Fe2+ फेरस, Fe3+ फेरिक। ऑक्सीकरण अवस्था एवं संयोजकता के बारे में
अगर हम देखें तो ऑक्सीकरण अवस्था भी इसी तरह से हम कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण अवस्था किसी भी अणु में उसके परमाणुओं द्वारा जो दूसरे परमाणु होते हैं उनके विद्युत ऋणात्मकता के आधार पर ग्रहण किए गए आवेश की संख्या कहलाएगी ऑक्सीकरण अवस्था। यानी किसी भी अणु में जब दो परमाणु बंध बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी या ऋण विद्युता के आधार पर वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, तो उस ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन के आवेश की जो संख्या होगी वह कहलाएगी उसकी ऑक्सीकरण अवस्था। यदि हम H2O को देखें तो H2O में H की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। यदि हम NaCl आयनिक यौगिक को देखें तो Na +1 ऑक्सीडेशन स्टेट और Cl -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब हम दूसरे आवर्त में जो गुणों की आवर्तीता है या जो गुणों में असंगतता है वो उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि दूसरे आवर्त में जो भी तत्व हैं वे किस प्रकार व्यवहार करते हैं। तो ये पाया गया है कि जो दूसरे आवर्त में तत्व हैं लिथियम फैमिली में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये दूसरे आवर्त के तत्व हैं। इनके जो प्रथम सदस्य हैं मतलब दूसरे आवर्त में यदि हम देखें तो प्रत्येक सदस्य कुछ न कुछ असामान्य व्यवहार दर्शाता है। इसके क्या क्या कारण हैं? सबसे पहला है इनके आकार का छोटा होना, क्योंकि यह अपने अगर वर्ग में देखें तो अपनी फैमिली का सबसे छोटा सदस्य है। तो अगर इसका आकार कम है तो इसकी ऋण विद्युता का मान भी उच्च होगा। सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आकार कम है, यहाँ d ऑर्बिटल एब्सेंट है, d ऑर्बिटल की अनुपस्थिति है, तो यहाँ पर बहुत सारे जो यौगिक हैं वो ये नहीं बना पाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर d कक्ष में नहीं जा पाते हैं। यहाँ ये देखा गया जो p ब्लॉक है उसमें जो तत्व हैं वे अपने में ही या दूसरे के साथ पाई बंध बनाने की क्षमता रखते हैं। यदि हम कार्बन को देखें तो कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन यहाँ पर डबल बॉन्ड, कार्बन के साथ यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, यानी पाई बंध बनाने की प्रवृत्ति होती है कार्बन कार्बन के बीच। कार्बन नाइट्रोजन देखें साइनाइड बना C ट्रिपल बॉन्ड N, तो यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड यानी पाई बंध का निर्माण हुआ। सेकेंड पीरियड के द्वितीय आवर्त के जो तत्व होते हैं उनमें कुछ असंगत व्यवहार प्रदर्शित करने की क्षमता होती है। अब हम विकर्ण संबंध देखें कि दूसरे आवर्त के तत्व कैसे विकर्ण संबंध दर्शाते हैं। तो ये पाया गया आवर्त सारणी में कि जो दूसरे आवर्त का तत्व है वह अपने अगले ही समूह के तीसरे आवर्त के तत्व के साथ गुणों में समानता दर्शाता है। अब इसको हम एक गुण के आधार पर समझते हैं। यदि हम लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम के ऋण विद्युता को कंपेयर करें तो जब हम लिथियम से बेरिलियम तक जाते हैं तो ऋण विद्युता का मान आवर्त में बढ़ता है, और जब हम बेरिलियम से मैग्नीशियम की ओर आते हैं एक पद नीचे तो ऋण विद्युता का मान घटता है। तो यहाँ एक पद आगे चलने पर ऋण विद्युता का मान बढ़ा और एक पद नीचे आने पर ऋण विद्युता का मान घट गया। तो लिथियम एवं मैग्नीशियम के गुण लगभग एक समान हैं। तो ये सिद्ध हुआ कि विकर्ण संबंध में जो दूसरे आवर्त का तत्व है वह अपने अगले ही समूह के तीसरे आवर्त के तत्व के साथ गुणों में समानता रखता है। ये होता है विकर्ण संबंध। लिथियम मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध रखता है। वैसे ही बोरॉन एल्यूमिनियम के साथ विकर्ण संबंध रखता है। तो इसके कई सारे जो गुण हैं, चाहे परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या लगभग समान होते हैं, आयनन विभव लगभग समान होते हैं, कुछ ऑक्साइड्स की प्रकृति भी समान होती है, बहुत सारे इनके जो रासायनिक गुण हैं वे भी समान होते हैं। कि रासायनिक अभिक्रियाशीलता में किस प्रकार से आवर्त सारणी में परिवर्तन होता है। तो रासायनिक अभिक्रियाशीलता में सबसे पहला जो बिंदु है वह हम देखेंगे कि धात्विक और अधात्विक प्रकृति।
आवर्त सारणी में हमने देखा कि धातु भी हैं, अधातु भी हैं और उपधातु भी हैं। तो वर्ग एवं आवर्त में इसमें किस प्रकार से परिवर्तन होता है, इसकी आवर्तिता क्या होती है। तो धातु जब हम इधर देखते हैं एस ब्लॉक के, तो प्रायः हाइड्रोजन को छोड़कर सभी धात्विक प्रकृति के होते हैं। धातु ऐसे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और अधातु जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु आकार बढ़ता है और परमाणु आकार के बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता भी बढ़ती है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातु गुण बढ़ेगा, अधातु गुण घटेगा। वहीं दूसरी ओर यदि हम अगर अधातु गुण को देखें तो ऊपर से नीचे आने पर चूँकि परमाणु आकार बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी, तो अधातु गुण कम होगा। आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्या का मान कम हो रहा है। त्रिज्या का मान कम होता है, नाभिक का आकर्षण अधिक हो गया, आकार में कमी हो गई, तो इलेक्ट्रॉन को लेने की जो प्रवृत्ति है, ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। तो अधातु गुण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है और धातु गुण बाएं से दाएं जाने पर घटेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता यहाँ पर कम होगी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता अधिक होगी। यदि हम ऑक्सीकारक गुण और अपचायक गुण को लें आवर्त सारणी में, तो ऑक्सीकारक ऐसे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और अपचायक ऐसे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। तो इसका संबंध भी अगर हम परमाणु त्रिज्या से देखें तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं वर्ग में तो परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है, नाभिक का बाह्यतम कोश पर आकर्षण कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने की प्रवृत्ति अधिक होगी और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आए तो अपचायक क्षमता बढ़ेगी और ऑक्सीकारक क्षमता घटेगी, जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार घट रहा है तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, यानी ऑक्सीकारक गुण यहाँ पर बढ़ेगा और अपचायक गुण आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर घटेगा। यदि हम ऑक्साइडों की प्रवृत्ति देखें आवर्त सारणी में, ऑक्साइड की किस प्रकार प्रवृत्ति है, तो प्रायः जो क्षार धातु या जो क्षारीय मृदा धातु होते हैं, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। यहाँ हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम ऑक्साइड Na2O। यदि इसका जल से क्रिया करवाते हैं तो Na2O प्लस H2O इज इक्वल टू NaOH बना। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह क्षार है। तो चूँकि यह क्षार का निर्माण करता है जल के साथ क्रिया करके, तो धातु के जो ऑक्साइड्स होते हैं वे क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। वहीं अगर हम अधातु के ऑक्साइड देखें उदाहरण में, तो क्लोरीन का एक हम ऑक्साइड लेते हैं Cl2O7। इसकी जब जल से क्रिया करवाते हैं H2O से Cl2O7 प्लस H2O, तो HClO4 बना, यानी पर क्लोरिक अम्ल बना। तो बनने वाला जो ऑक्सी अम्ल है वह यहाँ अम्लीय प्रवृत्ति की हो गई, तो जो ऑक्साइड है अधातु के द्वारा बना हुआ वह अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। पी ब्लॉक में प्रायः देखा गया कि कुछ ऐसे भी ऑक्साइड हैं जो अम्लीय और क्षारीय दोनों तरह के व्यवहार कर सकते हैं। तो उसमें एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है Al2O3 इसका एग्जाम्पल है। यह उभयधर्मी प्रवृत्ति का होता है, यानी यह अम्ल के साथ भी क्रिया कर सकता है और क्षार के साथ भी क्रिया करके लवण का निर्माण कर सकता है। आवर्त सारणी में आवर्ती गुणों में किस प्रकार परिवर्तन होता है, आइए अब हम इसको सारांश के रूप में देख लेते हैं। जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं परमाणु त्रिज्या घटती है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है, जबकि
वर्ग में आयनन ऊर्जा का मान घटता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का ऋणात्मक मान बढ़ता जाता है, जबकि हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का ऋणात्मक मान घटता जाता है। आवर्त में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो धात्विक गुण घटता है, अधात्विक गुण बढ़ता है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है और अधात्विक गुण घटता है। आवर्त में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता जाता है।